हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल साइबर सिक्योरिटी एकेडमी में। यह वीडियो मेरे साइबर सिक्योरिटी कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल के सेकंड चैप्टर के बारे में है, लेकिन अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो मैं आपको वो रिकमेंड करता हूं, तो वो मैं आई बटन में डाल दूंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। और क्योंकि मेरा कंटेंट साइबर सिक्योरिटी पर आधारित है तो मुझे ये डिस्क्लेमर भी देना जरूरी है कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी सिक्योरिटी इंसिडेंट फेस कर रहे हैं तो आपको इसके लिए प्रोफेशनल की सलाह लेनी चाहिए। यह साइबर सिक्योरिटी कोर्स टोटल 8 मॉड्यूल में डिवाइडेड है और ये 8 मॉड्यूल फर्दर 4-4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री लगातार इवॉल्व कर रही है और पास्ट के सिक्योरिटी अटैक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे सीखने को मिलता है बहुत कुछ और आप अपने रोल में एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट एक्सेल कर सकते हैं। अब कंप्यूटर वायरस देखते हैं। तो एक कंप्यूटर वायरस एक तरह का मालवेयर है जो कि खुद को रेप्लिकेट कर सकता है और अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स में फैल जाता है और अलग अलग कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। ये अलग अलग मीन्स से फैल सकता है, जैसे कि ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोड, नेटवर्क कनेक्शंस, और इससे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस को भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। मालवेयर या मलिशियस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वह कुछ डैमेज कर सके, डेटा चोरी कर सके, नेटवर्क्स को डिसरप्ट कर सके। वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सबसे कॉमन तरह के मालवेयर होते हैं और ये भी ऐसे ही फैलता है। ईमेल अटैचमेंट, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स और मालवेयर को भी एक बड़ा खतरा माना जाता है। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जो इनिशियल मालवेयर अटैक्स थे वो थे ब्रेन वायरस और द मॉरिस वॉर्म। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे आज का सिक्योरिटी प्रैक्टिस को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। 1986 में अल्वी ब्रदर्स ने ब्रेन वायरस यह सोचकर डेवलप किया कि वो इससे मेडिकल सॉफ्टवेयर में होने वाली सॉफ्टवेयर पायरेसी को मॉनिटर कर पाएंगे, लेकिन इसका हुआ ठीक उल्टा। कोई भी अगर ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में यूज करता था तो वो वायरस उस सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता था। इतना ही नहीं, उस कंप्यूटर में इंसर्ट होने वाला कोई भी डिस्क भी इन्फेक्ट हो जाता था। तो ऐसे ही अलग अलग डिस्क के थ्रू ये जो वायरस है ये फैलता गया, पूरे दुनिया में फैल गया कुछ ही मंथ्स में। और हालांकि इसे जानबूझ के डैमेज करने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन हो तो ये गया और बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। चलिए अब मॉरिस वॉर्म देखते हैं। इंटरनेट का साइज मेजर करने के लिए 1988 में रॉबर्ट मॉरिस ने एक प्रोग्राम बनाया और यह सोचा कि ये वेब पर जाकर कनेक्टेड डिवाइसेस में खुद को इंस्टॉल करके टोटल डिवाइसेस को काउंट करेगा। लेकिन क्या हुआ, यहां भी मामला गड़बड़ हो गया और यह प्रोग्राम यह रिकॉग्नाइज करने में फेल हो गया कि ये कहां कहां खुद को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। और ये लगातार खुद को इंस्टॉल करता गया जब तक कि सिस्टम्स के मेमोरी एग्जॉस्ट नहीं हो गए और बिल्कुल क्रैश नहीं कर गया सारा सिस्टम। इस प्रोग्राम ने टोटल 6000 कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया, जो कि उस समय इंटरनेट का टोटल 10% था। इससे बिजनेसेस को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और बहुत एफर्ट लगा इस वॉर्म को हटाने में। इस इंसिडेंट के बाद से ही कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स या फिर सर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया। सर्ट आज भी एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब बढ़ गई है। अब डिजिटल एज के नए तरीके के अटैक्स को हम लोग देखते हैं। इनमें 2 सिग्निफिकेंट एग्जांपल्स हैं, लव लेटर अटैक और द इक्विफॉक्स ब्रीच। तो सबसे पहले लव लेटर अटैक डिस्कस करते हैं। इंटरनेट लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चोरी करने के इरादे से 2000 में लव लेटर मालवेयर को डेवलप किया गया और यह बड़ा आसानी से फैलता भी गया, क्योंकि उस समय लोग मेल्स पे डाउट तो करते नहीं थे। इस ईमेल जिसका टाइटल था आई लव यू और इसमें एक अटैचमेंट होता था जिसका नाम था लव लेटर फॉर यू। इस अटैचमेंट के ओपन होते ही यह मालवेयर खुद को अपने आप उस यूजर के सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता था ताकि वो इंफॉर्मेशन निकाल सके, और उस यूजर के एड्रेस बुक में भी जितने भी लोग होते थे सबको ये ईमेल अपने आप सेंड कर देता था। अब जिनको यह ईमेल मिलता था वो सोचते थे कि या तो मेरे किसी फ्रेंड से मेल आया है, तो वो भी ऐसे ही अटैचमेंट ओपन कर लेते थे और ऐसे ही यह मालवेयर फैलता चला गया। यह मालवेयर पूरी दुनिया में टोटल 45 मिलियन कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया और टोटल $10 बिलियन का नुकसान हुआ। यह सोशल इंजीनियरिंग में वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स है। चलिए अब देखते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता क्या है।
सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साइबर क्रिमिनल्स अपने टारगेट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनको निकाल करके दे दे। और यह जो टेक्निक है यह टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने की बजाय ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करती है। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में जब लोगों का डेटा इतना आसानी से पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। और एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप टेक्नोलॉजी के मिसयूज को डिटेक्ट करें, मैनेज करें, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन सेफ रहे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं और इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही ऑप्शंस आपको चूज करना है। क्वेश्चन ये है कि लव लेटर अटैक में कौन सी मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी को यूज किया गया था, और मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा और फिर आपको आंसर बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, सोशल इंजीनियरिंग। मान लीजिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एज सिक्योरिटी एनालिस्ट, वहां पर टेक्नोलॉजी का इनएप्रोप्रिएट यूज हो रहा है। इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को खतरा हो सकता है। तो ये आपका काम है कि आप इस इनएप्रोप्रिएट यूज को मैनेज करें। उसका एक तरीका हो सकता है कि रेगुलर इंटरनल ट्रेनिंग कराया जाए एम्प्लॉयज का, है ना। आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग साइबर सिक्योरिटी में चल रही है हर तरफ। सारे एम्प्लॉयज को सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को पहचानने आना चाहिए, जिसमें सबसे कॉमन है फिशिंग। फिशिंग में साइबर क्रिमिनल्स खुद को एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करके वो टारगेट का भरोसा जीत लेते हैं और कुछ सेंसिटिव डेटा निकाल लेते हैं। फिशिंग अटैक्स कॉमनली ईमेल के थ्रू ही किया जाता है, लेकिन ये टेक्स्ट मैसेज या सोशल मीडिया के थ्रू भी किया जा सकता है। चलिए अब दूसरा डिजिटल एज अटैक देखते हैं, जो कि है इक्विफैक्स ब्रीच। एक क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी है जिसका नाम है इक्विफैक्स। तो 2017 में साइबर क्रिमिनल्स ने इस कंपनी को पेनिट्रेट कर लिया, जिसकी वजह से 143 मिलियन से ज्यादा कस्टमर रिकॉर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, जो कि अमेरिकन पॉपुलेशन का रफली 40% था, है ना। सोचिए कितना बड़ा डेटा ब्रीच था, इसीलिए इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा ब्रीच माना गया। जो डेटा चोरी हुआ उसमें सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन था, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये ब्रीच इसलिए हुआ क्योंकि इक्विफैक्स में बहुत सारे सिक्योरिटी लैप्सेस थे उस कंपनी में। होम एड्रेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, ड्राइवर लाइसेंस नंबर्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स जैसे इंफॉर्मेशन इस डेटा ब्रीच में लीक हो गए। और इसके पीछे वजह यही था कि इक्विफैक्स में इस इंसिडेंट के कुछ मंथ्स पहले से ही वल्नरेबिलिटीज चल रही थी, और समय रहते ये कंपनी इन वल्नरेबिलिटीज को फिक्स नहीं कर पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि इक्विफैक्स को यूएस गवर्नमेंट को $575 मिलियन से भी ज्यादा फाइन के रूप में भरना पड़ा। अलग अलग तरह के मालवेयर और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के बारे में आपको नॉलेज होगी, तो यह नॉलेज आपको अपने जॉब इंटरव्यू में सिक्योरिटी रिस्क को डिस्कस करने में हेल्प करेगी। और सिमिलर ट्रेंड्स, पैटर्न्स अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इतना बड़ा डेटा ब्रीच होने से पहले ही आप इसे रोक सकते हैं और डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे ही आप ये समझेंगे कि सिक्योरिटी कैसे लोगों के लाइफ को अफेक्ट करती है, तो वैसे ही आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के काम को भी समझ जाएंगे कि कितना क्रिटिकल है उसका काम पूरी दुनिया के लिए। चलिए अब कुछ साइबर अटैक्स डिस्कस करते हैं। पहला है फिशिंग अटैक। इस अटैक में थ्रेट एक्टर्स खुद को एक लेजिट सोर्स दिखाने की कोशिश करते हैं, ट्रस्ट आपका जीतते हैं और फिर सेंसिटिव डेटा की चोरी करते हैं। वो ऐसा ईमेल, वेबसाइट या मैसेज डिजाइन करते हैं जो दिखने में लेजिटिमेट लगता है लेकिन होता है फर्जी। ये कुछ तरह के कॉमन जो हैं फिशिंग अटैक्स हैं, जिनमें है ईमेल फिशिंग। ये ऐसे फ्रॉड ईमेल्स होते हैं जो देखने में तो लेजिट लगते हैं लेकिन होते फर्जी हैं। तो यूजर जैसे ही लिंक पे क्लिक करता है या अटैचमेंट डाउनलोड करता है तो उसका डेटा चोरी हो जाता है। स्पीयर फिशिंग भी सेम ही चीज है, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्पीयर फिशिंग टारगेटेड होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के प्रति टारगेटेड होता है, जबकि ईमेल फिशिंग बल्क में भी हो सकता है। और स्मिशिंग भी वही चीज है, वही काम। आप अगर कोई एसएमएस के थ्रू कोशिश कर रहा है कि आप लिंक पे क्लिक कीजिए या कोई नंबर पे कॉल कीजिए, तो ये स्मिशिंग अटैक है। फिशिंग अटैक में अटैकर्स फोन कॉल्स करके अपने विक्टिम से कहते हैं कि हम तो इस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं और आप अपना ये डेटा हमें दे दीजिए। क्लोन फिशिंग में वो क्या करते हैं कि एक ऐसा ईमेल जो यूजर के पास ऑलरेडी पहले से है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका बना देते हैं और उसमें कोई लिंक या अटैचमेंट को अपने मलिशियस वर्जन से रिप्लेस कर देते हैं। वेलिंग में वो हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि
बड़े बड़े सीईओज, सेलिब्रिटीज, रिच जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको टारगेट करते हैं और वहां पे भी एग्जैक्ट रेप्लिका बनाकर अटैक को कोशिश करते हैं अंजाम देने की। बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज तो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें अटैकर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पर्सनेट करके मेल्स वगैरह या अलर्ट्स वगैरह भेज देते हैं अपने जो उनके कस्टमर्स हैं उनको। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई कस्टमर कोई पोस्टपेड सर्विस यूज कर रहा है, तो वो ऐसा उसको मेल करेंगे कि उसको लगेगा कि उसी कंपनी से मेल आई है, तो उसमें लिखा रहेगा कि आपका जो बिल है पेंडिंग है, आप इसे पे कर दीजिए। और वो गलती से पे कर देगा तो वो पैसा अटैकर्स के पास चला जाएगा, ना कि उस कंपनी को जाएगा। अब मालवेयर डिस्कस करते हैं। तो मालवेयर एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है कि वह कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स या डिवाइसेस को डैमेज कर सके या डिसरप्ट कर सके या अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सके। तो वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और एडवेयर, ये कुछ हार्मफुल प्रोग्राम्स हैं और इनको मालवेयर कहा जाता है। ये कुछ कॉमन तरह के मालवेयर अटैक्स हैं। रैंसमवेयर में अटैकर्स विक्टिम के डेटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं और बदले में रैंसम की डिमांड रखते हैं। वो कहते हैं कि इतने पैसे की पेमेंट आप हमें कर दीजिए, तभी हम आपको डिक्रिप्शन की देंगे। फिशिंग में वही होता है कि विक्टिम को मैनिपुलेट करके उनका भरोसा जीत के उनसे सेंसिटिव डेटा निकाल लिया जाता है। और ट्रोजन्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो दिखने में तो लेजिटिमेट लगते हैं, लेकिन इंस्टॉल करते ही उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है सिस्टम का। स्पाईवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर एक्टिविटी को सीक्रेटली मॉनिटर करते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिना परमिशन के कलेक्ट करते रहते हैं। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर इसका यूज करते हैं किसी पर नजर रखने के लिए, जासूसी करने के लिए, है ना। और एडवेयर वही होता है, ऑनलाइन अपने आप ऐड दिखने लगते हैं और कुछ अपने आप ऑटो डाउनलोड भी स्टार्ट हो जाता है। वॉर्म्स ऐसे मालवेयर होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं और नेटवर्क्स में कनेक्ट होने वाले डिवाइसेस को इन्फेक्ट करते हैं और इससे बड़ा नुकसान होता है। वायरसेस ऐसे कुछ मालवेयर होते हैं जो कि दूसरे फाइल्स के साथ अटैच हो जाते हैं सिस्टम में आते ही, और जैसे ही वो फाइल्स रन होते हैं तो वो उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। फिशिंग वही होता है कि कोई ऐसा ईमेल जो दिखने में लेजिटिमेट लगे लेकिन वो होता फर्जी है ना। उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही यूजर फर्जी वेबसाइट पे चले जाते हैं और वहां पे उनका इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। और स्पीयर फिशिंग और फिशिंग में डिफरेंस यही है कि फिशिंग मास लेवल पे भी हो सकता है, लार्ज स्केल पे हो सकता है, लेकिन स्पीयर फिशिंग टारगेटेड होता है। यूजुअली किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया जाता है और इसलिए इसमें पर्सनलाइज्ड मैसेज लिखा जाता है। प्री टेक्सटिंग में अटैकर्स एक फैब्रिकेटेड सिनेरियो बनाकर विक्टिम को ट्रिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो विक्टिम के को वर्कर बनकर उनसे कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। बेटिंग में विक्टिम के लिए एक जाल बिछाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस पर ओपन पेन ड्राइव छोड़ देता है और कोई दूसरा यूजर आकर के उसको अपने सिस्टम में लगा लेता है, तो उससे उसका सिस्टम इन्फेक्ट हो सकता है। क्विड प्रो क्यू में इस तरह के अटैक होते हैं जो कि कुछ सर्विस या बेनिफिट प्रॉमिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अटैकर एक आईटी सपोर्ट बन करके आपको कॉल करेगा और कहेगा कि कुछ प्रॉब्लम हमें फिक्स करनी है, लेकिन इसके एक्सचेंज में हमें आपका डेटा चाहिए, है ना। और अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन किसी ऑथराइज्ड पर्सन का भरोसा जीत करके ऐसे सिक्योर लोकेशन का फिजिकल एक्सेस ले जहां उसे जाना अदरवाइज मना है, तो उसे टेल गेटिंग या पिगी बैकिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर ऐसे सिक्योर जोन्स रखते हैं जहां पर सबसे सेंसिटिव डेटा, सबसे क्रिटिकल डेटा स्टोर होता है। विशिंग में अटैकर्स फोन कॉल्स का यूज करके खुद को ट्रस्टेड एंटिटीज के रूप में इंपर्सनेट करते हैं, जैसे टेक सपोर्ट, बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सेट्रा। सोशल इंजीनियरिंग इतना इफेक्टिव इसीलिए है क्योंकि लोगों की नेचुरल टेंडेंसी होती है सामने वाले पर ट्रस्ट करने की, उसकी रिस्पेक्ट करने की, और यही रिस्पेक्ट कई बार भारी पड़ जाता है। तो किसी को भी अपना पर्सनल डेटा शेयर करने से पहले, जैसे लोकेशन या फोटोज, इससे पहले आपको सोचना चाहिए, इसमें ये रिस्की होता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के इतने इफेक्टिव होने के पीछे के रीजंस को अब हम लोग और देखते हैं थोड़ा। ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब है कि अटैकर्स जो कुछ इमोशंस होते हैं जैसे फियर, क्यूरोसिटी, अर्जेंसी, ट्रस्ट, ग्रीड, इनका फायदा उठाकर विक्टिम्स को टारगेट करते हैं और विक्टिम्स इमोशंस में बहकर बिना रिस्क को एनालाइज किए कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, इसका मतलब वही है कि बहुत से लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है ऐसे टेक्निक्स के बारे में। वो कोई फर्जी ईमेल, वेबसाइट या ऐसा कोई और डिसेप्टिव टेक्निक पहचान नहीं पाते हैं। इम्पर्सनेशन एंड ट्रस्ट, तो इसका मतलब है कि अटैकर्स खुद को ट्रस्टेड एंटिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कलीग्स, आईटी सपोर्ट,
और विक्टिम्स ये समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला बहरूपिया भी हो सकता है और वो उनके रिक्वेस्ट को मान भी लेते हैं। टेलर्ड अटैक्स में अटैकर्स अपने टारगेट्स को पहले अच्छे से समझते हैं और एक पर्सनलाइज्ड और कन्विंसिंग मैसेज भेजते हैं और इससे अटैक के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक्सप्लॉइटिंग टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज, तो इसमें वही है कि अगर इंडिविजुअल्स कॉशियस भी हैं तो भी मान लीजिए अगर सिस्टम में ही कोई वीकनेस है, फॉर एग्जांपल अगर वो पुअर पासवर्ड्स यूज कर रहे हैं, केवल सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो इसमें भी वो सिस्टम का एक्सेस लेने में कामयाब होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के मल्टीपल अटैक वेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि ईमेल, फोन कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया या इन पर्सन इंटरैक्शंस। तो ऐसे में डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो तो कभी किसी स्कैम में फंस ही नहीं सकते, तो इसीलिए वो भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। कुछ लोग टाइम के साथ सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो अटैक्स का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा सोशल प्रूफ एंड अथॉरिटी का भी रोल होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी विक्टिम को कोई मैसेज या मेल आता है कि ये एक्टिविटी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो आप भी कर लीजिए। तो वो ये सोचता है कि क्यों ऑड मैन आउट बनना है, तो वो भी वो कर लेता है। या फिर उसका बॉस बन करके कोई मैसेज करता है कि मैं आपका बॉस हूं, आप ये एक्टिविटी कीजिए, तो भी वो उस जाल में फंस जाता है। और इंडिविजुअल्स तो छोड़िए, आजकल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस खुद विक्टिम बन जाते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज का सिस्टम इतना ना कम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड होता है कि हर एंट्री पॉइंट को सिक्योर करना मुश्किल हो जाता है और अटैकर्स इन्हीं वीकनेसेस का फायदा उठाकर अटैक करते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज में जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं या तो वो बिल्कुल ही नहीं होते या फिर इतना पुअरली डिजाइंड होते हैं कि ऐसे में अटैक्स का खतरा बढ़ जाता है। एक सिक्योरिटी एनालिस्ट को इन साइबर अटैक्स को आइडेंटिफाई और डिफेंड करना आना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि जब कोई डेटा ब्रीच होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, लेकिन ऐसे स्थिति में आपको कंट्रोल रखना है और खुद को शांत रखना है, अपनी टीम को शांत रखना है और सबसे पहले इस डेटा ब्रीच को रोकने के लिए पूरा कोशिश करना है। फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको सारे सिस्टम शट डाउन करने पड़े, पूरा कम्युनिकेशन शट डाउन करना पड़े, आप करके उसको जल्द से जल्द कंटेन कीजिए। इसके बाद आपको इस ब्रीच को इन्वेस्टिगेट करना है, पता लगाना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किन वीकनेसेस की वजह से ये ब्रीच हुआ। जैसे जैसे साइबर अटैक्स के टेक्निक्स इवॉल्व हो रहे हैं, वैसे वैसे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के रोल्स भी बदल रहे हैं और ऐसे में आपको कोर सिक्योरिटी कंसेप्ट्स की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और इसका एक तरीका है कि इन कंसेप्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए और यही काम CISSP ने कर रखा है, और जिसमें कि इसने इनके काम को टोटल 8 डोमेन में डिवाइड कर रखा है। और 2022 के बाद से अभी तक, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक तो कोई और चेंज नहीं आया है इस डोमेन में, लेकिन आगे हाँ हो सकता है आए। ठीक है, तो ये CISSP एक इंडस्ट्री लीडिंग सर्टिफिकेशन है। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इसका काफ़ी नाम है, वाइडली एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड है, और इसने ये 8 डोमेन्स बना रखे हैं सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फर्स्ट डोमेन है सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो यह डोमेन कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम होना चाहिए और इसके लिए जो है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, लीगल इश्यूज, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी और प्रोफेशनल एथिक्स, ये सारी चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन एसेट्स की भी जो है प्रोटेक्शन होनी चाहिए, रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। सेकेंड डोमेन है एसेट सिक्योरिटी। तो यह डोमेन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स और उनमें स्टोर होने वाले डेटा या इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन की बात करता है और कहता है कि जो भी पुराने इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो उनका डेटा इरेज करके आपको उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देना है। थर्ड डोमेन है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। इस डोमेन से चीज़ें थोड़ी टेक्निकल होनी स्टार्ट हो जाती हैं और यह डोमेन हमें सिखाता है कि किस तरह से अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए अलग अलग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाना चाहिए और इससे आप अपने सिस्टम्स और नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह डोमेन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को सिक्योर करने के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी क्रिटिकल है और यह सिक्योर सिस्टम डिज़ाइन, क्रिप्टोग्राफी, फिजिकल सिक्योरिटी और सिक्योर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस की बात करता है, उस पर फोकस्ड है। फॉर एग्जांपल, एक फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है प्री डिटरमिन्ड सिक्योरिटी रूल्स के आधार पर।
फोर्थ डोमेन है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, और यह डोमेन एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क आर्किटेक्चर और उसमें फ्लो होने वाले डेटा के सिक्योरिटी के ऊपर फोकस्ड है। और यह कहता है कि जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे होने वाले वेरियस थ्रेट्स से उसको बचाने के आना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को पब्लिक वाईफाई जो होता है, फ्री पब्लिक वाईफाई यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के लिए रिस्की हो सकता है। फिफ्थ डोमेन है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। यह डोमेन ऑथराइजेशन के ऊपर फोकस्ड है कि सिस्टम्स और डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना है और केवल ऑथराइज्ड पर्सन्स का ही उसमें एक्सेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की जो कोई बिल्डिंग है, ऑफिस है, तो वहां पर की कार्ड एक्सेस इंप्लीमेंटेड होना चाहिए कि की कार्ड डलेगा तो ही अनलॉक होगा डोर। इस तरह का सिक्योरिटी मेजर्स वहां पे इंश्योर्ड होना चाहिए। सिक्स्थ डोमेन है सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग। यह डोमेन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर के ऊपर फोकस्ड है और यह कहता है कि ऑन रेगुलर इंटरवल्स कंपनी में ऑडिट होती रहनी चाहिए। ऑडिट बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें कि रेगुलरली टेस्टिंग और असेसमेंट होता है और इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना पानी में है, कितना सिक्योर्ड है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पेरोल इंफॉर्मेशन है तो उसका एक्सेस केवल उन्हीं इंप्लॉयज के पास होना चाहिए जिनको इसकी जरूरत है। सबको राइट्स नहीं होनी चाहिए, और अगर सबको राइट्स दिया हुआ है तो उसे तुरंत रिमूव कर दिया जाना चाहिए। सेवेंथ डोमेन है सिक्योरिटी ऑपरेशंस, और इस डोमेन में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे ऑपरेशंस पर आधारित है कि कोई सिक्योरिटी अटैक अगर होता भी है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना बैकअप रेडी होना चाहिए, सिस्टम्स का बैकअप या डेटाबेसेस का बैकअप रेडी होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर आप सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, आपको एक अलर्ट आता है कि कोई अननोन डिवाइस आपके नेटवर्क में कनेक्ट हुआ है, तो ऐसे में आपको रिस्क को मिटिगेट करना आना चाहिए। और लास्ट सिक्योरिटी डोमेन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी। तो यह सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के सिक्योरिटी के ऊपर आधारित है। अक्सर ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम और साइबर सिक्योरिटी टीम साथ में मिलकर काम करती है और स्टार्टिंग से ही इंश्योर किया जाता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में आगे चल के कोई सिक्योरिटी इश्यूज ना हो। ठीक है, तो इसके लिए इंश्योर किया जाता है कि जो सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस है वो इम्प्लीमेंट किए जाएं, है ना, ताकि एक ओवरऑल इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी मेंटेन रहे सॉफ्टवेयर का। चलिए अब टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स देखते हैं। तो ये वो लिस्ट है जो अलग अलग तरह के साइबर अटैक्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट है पासवर्ड अटैक। तो यह एक तरह का अटैक है जिसमें पासवर्ड को कैसे भी करके चोरी करने की कोशिश की जाती है या गेस करने की कोशिश, है ना, जिसमें से कि एक होता है ब्रूट फोर्स अटैक, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है ताकि एक पासवर्ड गेस किया जा सके। दूसरा होता है डिक्शनरी अटैक, जिसमें कि एक लिस्ट होती है जिसमें से कि वर्ल्ड के सबसे कॉमनली यूज पासवर्ड्स होते हैं तो उनको ट्राई किया जाता है गेस करने के लिए। क्रेडेंशियल स्टफिंग का मतलब है कि कहीं से किसी का कोई यूजर नेम पासवर्ड लीक हुआ किसी एक सर्विस से, तो उसी को दूसरे सर्विस का एक्सेस लेने के लिए यूज करना। और फिशिंग तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं। सेकंड है फिजिकल अटैक। इसका मतलब है कि सिस्टम्स, डिवाइसेस या लोकेशंस पर जाकर के वहां अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस लेने की कोशिश करना। और ये भी अलग अलग तरह का है, जैसे कि थेफ्ट मतलब कि डिवाइसेस की चोरी करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालना। टैंपरिंग मतलब कि हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसकॉन्फ़िगर या डैमेज करना। और डंपस्टर डाइविंग का मतलब है कि ट्रैश यानी कि डस्टबिन में से ही कोई डॉक्यूमेंट या डिवाइस निकालकर चोरी करना। थर्ड है एडवर्सेरियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या किया जाता है कि एआई सिस्टम्स को ही इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि वो इनकरेक्ट या बायस्ड रिजल्ट्स देने लगे। एग्जाम्पल की ये है कि जैसे कि सटल मॉडिफिकेशंस करके ऐसा किया जाता है कि एआई मिस्टेक करने लगता है। मॉडल इन्वर्जन का मतलब है कि एआई मॉडल्स के आउटपुट्स को एनालाइज करके वहां से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना। और जो एआई मॉडल्स होते हैं उनको लार्ज डेटा सेट्स दे करके ट्रेन किया जाता है लंबे टाइम तक, तब वो मॉडल्स तैयार होते हैं। अब सोचिए अगर वो जो डेटा दिया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए वही मलिशियस हो उसको, तो फिर क्या करेगा, इंटीग्रिटी एंड परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। फोर्थ है सप्लाई चेन अटैक। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो लेस सिक्योर एलिमेंट्स हैं या वीक एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करना। और जैसे कि एक है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन में कहीं भी एक मलिशियस कोड डाल करके एप्लीकेशंस और अपडेट्स को इन्फेक्ट करने की कोशिश करना।
हार्डवेयर मैनिपुलेशन का मतलब है कि हार्डवेयर डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर ही कोई मलिशियस कंपोनेंट्स या फर्मवेयर उसमें इंस्टॉल कर देना। और मान लीजिए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग है ना, लेकिन उसका कोई थर्ड पार्टी वेंडर का सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज है या वीकनेस है, तो उसको एक्सप्लॉइट करके मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भी टारगेट किया जा सकता है और वो वेंडर कॉम्प्रोमाइज के अंदर आता है। फिफ्थ है क्रिप्टोग्राफिक अटैक। तो इसमें इंक्रिप्शन स्कीम्स को या तो कमजोर किया जाता है या बिल्कुल ही तोड़ दिया जाता है अटैकर्स द्वारा, ताकि वो इनक्रिप्टेड डेटा का अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकें। ये भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें अलग अलग तरह के कीज का यूज करके इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने की कोशिश की जाती है। क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि अलग अलग मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज करके क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स में वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने की कोशिश की जाती है। साइड चैनल अटैक का मतलब होता है कि इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन लीक हुआ है उसको एक्सप्लॉइट करना। और बर्थडे अटैक का मतलब है कि हैश फंक्शंस का यूज करके वो लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे डेटा इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये सब हम लोग आगे डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। और की टेक अवेज यही है कि जो 8 सिर्फ सिक्योरिटी डोमेन्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वह एक कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिफेंसेस को और स्ट्रॉन्ग कर सकें और डेटा ब्रीचेस के लिए एक बेटर प्रिपरेशन रख सकें पहले से ही। और ये अलग अलग तरह के डेटा ब्रीचेस के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज भी इन सिक्योरिटी डोमेन्स में कवर किया गया है। और ऐसे ही अलग अलग साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स एंड डिफिनेशंस के लिए मैं आपको एक बहुत ही रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, जो कि है निस्ट का ग्लॉसरी। और मैं आपको बता दूं कि निस्ट का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ये एक अमेरिकन एजेंसी है और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी इसका काफी नाम है। तो यहां से आप वो सारे डेफिनेशंस देख सकते हैं। अब हम लोग अटैकर्स समझते हैं। तो ऐसा कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि मलिशियस एक्टिविटीज को कंडक्ट करके कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है, तो उसको थ्रेट एक्टर कहते हैं। उनका इंटेंशन अलग अलग हो सकता है, जैसे कि नुकसान पहुंचाना या अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना, डेटा चोरी करना या सर्विसेज को ही डिस्टर्ब कर देना। इन थ्रेट एक्टर्स का मोटिवेशन, कैपेबिलिटीज और मेथड्स भी वेरी कर सकता है। और ये अलग अलग तरह के थ्रेट एक्टर्स की पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है हैकटिविस्ट। तो ये ऐसे थ्रेट एक्टर्स होते हैं जो किसी पॉलिटिकल, सोशल या आइडियोलॉजिकल कॉजेज के लिए काम करते हैं, और ये अक्सर वेबसाइट्स को डिफेस करते हैं, है ना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स कंडक्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एनोनिमस, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल ग्रुप है जो कि इस तरह के कॉजेज को सपोर्ट करने के लिए अटैक्स कंडक्ट करता है। सेकंड होते हैं साइबर क्रिमिनल्स। इनका मोटिवेशन होता है फाइनेंशियल गेन, यानी कि पैसा, और ये इसीलिए इसी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि रैंसमवेयर अटैक्स, फिशिंग, है ना, या डेटा चोरी करके डार्क वेब पर उसको बेच देना। ये सब होता है और ये अक्सर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं या इंडिविजुअल हैकर्स भी होते हैं, और ये अलग अलग इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं अपने फायदे के लिए। यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है कि जैसे जो थ्रेट एक्टर किसी भी तरह का हो, उसका एंड गोल तो देखिए फाइनेंशियल गेन ही होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर एक्टिविस्ट भी हैं, अगर वो अलग अलग कॉजेज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या कोई तो है जो उसको फंड कर रहा है ना, स्पॉन्सर कर रहा है अपना काम निकलवाने के लिए। तो एंड गोल तो सबका पैसा ही है। थर्ड है नेशन स्टेट एक्टर्स। तो ये कोई पॉलिटिकल गेन या नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स के लिए काम करते हैं और इन्हें गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, ताकि दूसरे देश, वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा सके। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रशियन इंटेलिजेंस के साथ जो ग्रुप एसोसिएटेड है फैंसी बियर, और रशियन गवर्नमेंट के साथ भी एक ग्रुप एसोसिएटेड है कोजी बियर। फोर्थ हैं इनसाइडर्स। तो ये बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही कोई लोग हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ का कोई एम्प्लॉय, कोई कॉन्ट्रैक्टर, जो किसी मोटिव के वजह से, जैसे फाइनेंशियल गेन या रिवेंज या कोई आइडियोलॉजी, इसके वजह से अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचाता है, या वहाँ का कोई सेंसिटिव डेटा लीक करता है, पब्लिक कर देता है, या अपने कॉम्पिटिटर को बेच देता है, तो उसे इनसाइडर कहते हैं। फिफ्थ है स्क्रिप्ट किडीज। इनका मोटिवेशन हो सकता है थ्रिल या पर्सनल सेटिस्फैक्शन, और अक्सर ये लोग टीनेजर्स होते हैं जो अपना एक इमेज बनाने के लिए, होता है ना कूल इमेज अपने ग्रुप में,
वो इस तरह के काम करते हैं, कुछ प्री रिटन स्क्रिप्ट्स या इजी टूल्स का मतलब यूज करके कुछ अटैक लॉन्च करते हैं। तो अक्सर इन्हें बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, लेकिन हाँ ये छोटे मोटे अटैक्स प्लान करते हैं। सिक्स्थ है कॉम्पिटिटर्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटर भी उसके लिए थ्रेट एक्टर बन सकता है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। और ऐसा क्या होता है इसमें कि अक्सर कॉम्पिटिटर्स ट्रेड सीक्रेट्स या प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन की चोरी करते हैं या अपने कॉम्पिटिटर का ऑपरेशन ही डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये भी होता है। सेवेंथ है साइबर टेररिस्ट। इनका मोटिवेशन है डर, दहशत बनाना या पॉलिटिकल या रिलीजियस आइडियोलॉजीज को फैलाना। ये किसी रीजन को टारगेट करके उसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए ये वहाँ के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, जैसे पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क को ये पूरा ठप कर सकते हैं। एट्थ है हैकर्स फॉर हायर। इनका मोटिवेशन फाइनेंशियल गेन होता है अपने क्लाइंट्स को साइबर अटैक सर्विसेज प्रोवाइड करके, और ये अपने हैकिंग स्किल्स के बदले पैसे चार्ज करते हैं और ये जैसा अटैक आप कहेंगे तो वो अटैक करते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए हैकर को हायर करती है तो वो हैकर फॉर हायर कहलाएगा। अब हैकर समझते हैं कि हैकर कौन होता है। तो हैकर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो अपने टेक्निकल नॉलेज को यूज करके सिस्टम्स, नेटवर्क्स या डेटा का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेता है, और अलग अलग हैकर का अलग अलग मोटिव अलग अलग समय पर हो सकता है। अब हैकर टाइप्स देखते हैं। तो ये 3 तरह के हैकर्स होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले ऑथराइज्ड हैकर्स डिस्कस करते हैं। ऑथराइज्ड हैकर्स या एथिकल हैकर्स को व्हाइट हैट हैकर्स भी कहा जाता है, और ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशंस अपने सिस्टम्स के सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट करने की परमिशन देते हैं। और ये हैकर्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस को उनके वीकनेसेस को आइडेंटिफाई और फिक्स करने में उनकी मदद करते हैं। एथिकल हैकर बनने के लिए एक सर्टिफिकेशन करना होता है जिसका नाम है CEH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ये इसी काउंसिल इसे प्रोवाइड करती है और ये भी मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और बहुत ही पॉपुलर सर्टिफिकेशन है। और इसकी एलिजिबिलिटी अगर बात करें तो इसके लिए मिनिमम 2 इयर्स का साइबर सिक्योरिटी फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इसका एक ऑफिशियल ट्रेनिंग होता है, कोर्स इसी का खुद का अपना, तो वो करके फिर एलिजिबल हो जाता है वो वहां अप्लाई करने के लिए। सेमी ऑथराइज्ड हैकर्स को रिसर्चर्स भी कहा जाता है और ये अक्सर ग्रे एरिया में काम करते हैं। मतलब कि इनके काम को ना ही पूरी तरह से लीगल कहा जा सकता है, ना ही पूरी तरह से इलीगल कहा जा सकता है। तो इनके पास कुछ लेवल का परमिशन होता है और ये अक्सर वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, और हाँ ये अपनी रिपोर्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता देते हैं कंपनीज को कि आपके सिस्टम्स में ये वीकनेसेस हैं। अनऑथराइज्ड हैकर्स या अनएथिकल हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स भी कहा जाता है, और ऑब्वियसली जब इनका मोटिव ही इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान पहुंचाना है तो ये उनसे परमिशन लेने क्यों जाएंगे, है ना। इनका एक्शन 100% इलीगल और अनएथिकल होता है। और कुछ हैकर्स खुद को विजिलेंट्स बुलाते हैं। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दुनिया को मलिशियस हैकर्स से बचाना होता है। तो की टेक अवे यही है कि जो थ्रेट एक्टर होते हैं उनको उनके हार्मफुल ऑब्जेक्टिव्स से पहचाना जाता है, और जो हैकर्स होते हैं उनको उनके टेक्निकल एबिलिटीज और उनके पीछे एक्शंस के पीछे जो रीजंस हैं उनके हिसाब से उनको पहचाना जाता है। और अगर आपको इनके बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से सेफगार्ड कर पाएंगे इन अटैकर्स और ग्रुप से। और मैंने सेकंड चैप्टर का एक क्विज तैयार किया है आप लोगों के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने अगले वीडियो में मैं फर्स्ट मॉड्यूल के 3rd चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, इसीलिए बने रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।